लॉर्ड्स टेस्ट स्टार्ट होने में 48 घंटे से कम का टाइम बचा है और सीरीज़ 1-1 की बराबरी पे खड़ी है। मोमेंटम टीम इंडिया के साथ है और पिछले दोनों टेस्ट मैच में अगर ओवरऑल गेम की बात की जाए तो ज़्यादा इंडिया ने वन साइडेड मैच तो जीता ही है। दूसरे वाला पहले वाले में भी 4 दिन तक आप देखोगे, फर्स्ट 4 डेज ऑफ दैट टेस्ट मैच एज वेल इंडिया डोमिनेटेड। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो थोड़ी बहुत गलतियां ना भी होती तो हम ये 2-0 की लीड पे होते, बट सीरीज अभी 1-1 है, वो भी ठीक है। विदाउट बुमराह हम सेकंड टेस्ट मैच जीत गए। अब जो इंग्लैंड के लिए परेशानी है वो ये है कि इस जो इंडियन टीम है ना, इसको किस तरह की पिच हम दें। पहले तो ये चीज़ थी कि जी बैच बॉल एरा में इन्होंने सपाट पिचेस बनाने का जो इनका ट्रेडिशन चलता आ रहा था पिछले 2-3 सालों से, कि वहाँ पे सामने वाले 300 बनाएगी, हम 400 बनाएंगे, सामने वाली टीम 400 बनाएगी, हम 500 बनाएंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे जो इंडियन बैटर्स हैं वो भी अच्छे खासे रन खड़े कर रहे हैं। प्लस दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जो इंडिया की जो बॉलिंग है ना वो सुपीरियर लग रही है यहाँ पे इंग्लैंड की बॉलिंग से। और वहाँ पे फिर वो इंडियन बॉलर्स को इतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा ज़्यादा पिचेस की वजह से, क्योंकि वो सब कॉन्टिनेंट वाले प्लेयर्स हैं। वहाँ पे इनको मोस्टली हमारे तेज गेंदबाजों को ऐसी विकेट पे गेंदबाजी करनी पड़ती है और वहाँ से कैसे परचेज निकालना है नई बॉल के साथ या सेमी न्यू बॉल के साथ, वहाँ तक वो उनको आइडिया है। ठीक है, 30-35 बॉल के बाद ये ड्यूक्स बॉल सॉफ्ट हो जाती है, रिवर्स स्विंग भी इतना नहीं मिलता है, तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहते हमारे पेसर्स। बट 30-35 ओवर्स तक आप अपनी सामने वाली टीम के नाक में दम कर सकते हैं। ऐसा अभी हमें पिछले दोनों मैचेस में देखने को मिला है। तो उस चीज़ की वजह से असमंजस में इंग्लैंड इसलिए आ गया कि इन सपाट विकेट्स पे भी इंडियन बॉलर्स तो घातक साबित हो ही रहे हैं। इंडियन बॉलर्स तो घातक साबित हो ही रहे हैं इंग्लैंड वाले बैटर्स के लिए। बट इंग्लैंड वाले बॉलर्स थक गए हैं यार बिल्कुल दोनों मैचेस में, जिस तरह से मतलब कुटाई हुई है ना उनकी, बुरा हाल कर दिया है हमारे बैटर्स ने। और 150, 125, 100 ओवर्स फील्डिंग कराई है उनसे। और इंग्लैंड तो ऐसी कोई पारी रही नहीं है जहाँ पे इन्होंने 100 ओवर से ज़्यादा की बैटिंग की हो। तो यहीं पे दूसरी चीज़ आ जाती है कि जी अब पिच कैसी दी जाए, ग्रीन टॉप दी जाए। तो जहाँ जहाँ ग्रीन टॉप मिला है ना इंडिया को लास्ट 3-4-5 साल उठा के आप देख लीजिए, वहाँ पे फिर सामने वाली टीम को के परखच्चे उड़ा दिए हमारे वाले बॉलर्स ने, चाहे वो कैपटाउन की विकेट हो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका या फिर और भी जितनी भी विकेट जो हमारी रिसेंट मेमोरी में याद आती है। तो जहाँ जहाँ हमें ग्रीन पिचेस मिली है ना वहाँ पे हमारे बॉलर्स ने फिर तहलका मचाया। चाहे आप ये पर्थ वाली विकेट मान के चल लीजिए जो हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच खेला था, मतलब सीधी सीधी बात है। वैसे तो इस टीम को आप ग्रीन टॉप भी नहीं दे सकते, तो फंस गए हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे। एक इंग्लैंड वाले जो मैनेजमेंट है, कैप्टन है, कोच है उनके, वो अभी डिसाइड मेरे ख्याल से कर भी नहीं पा रहे कैसी विकेट पे इस टीम इंडिया को खिलाया जाए। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इंग्लैंड भी इतना तो पता है कि यार बिल्कुल ग्रीन टॉप देंगे ना, इंडियन बैटर्स उनके पास थोड़ी टेक्निक है, ठीक है वो भी स्ट्रगल करते हैं, बट वो सीधे बल्ले वाले से खेलने वाले बल्लेबाज हैं और ना करते भी वो 250-300 शायद बना जाए उस तरह की। क्योंकि आप एक ऑस्ट्रेलियन अटैक जैसा अटैक हो ना आपके पास, तो वो बराबरी का गेम रहता है फिर वहाँ पे। जिस तरह से सिडनी में भी पिच थी हमने देखा, टक्कर टक्कर का मुकाबला हुआ, 200 के नीचे नीचे स्कोर्स रह रहे थे फिर भी। बट यहाँ पे उस तरह की गेंदबाजी इस टीम के पास नहीं है। तो इंडिया तो गिरते पड़ते भी 250-300 रन बना जाएगा ग्रीन टॉप पे भी, बट फर्स्ट इंग्लिश बैटर्स जाएंगे जो आड़े तिरछे शॉट ही मारना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि उसमें ज़्यादा रन भी बन सकते हैं, बट आप ये मान के चलिए कि बैट लगना मुश्किल हो जाएगा वैसी कंडीशंस में इन इंग्लिश बैटर्स का, जिनका पैर आगे जाता नहीं है बॉल के पास, बॉडी से दूर से खेलते हैं, क्रॉस बैटेड शॉट्स पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं अपने आप को, तो फिर परेशानी भी आ सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पहली झलक हमें दिखी लॉर्ड्स की पिच की वैसी नहीं मिलेगी। उसके बाद हालांकि थोड़े ही टाइम के बाद वो घास उस पे से शेव ऑफ कर दिया गया था और बहुत ही नाम मात्र की ग्रास बची है उस विकेट पे। और कल का दिन और है अभी, और उसके रहते रहते मुझे लगता है जैसे ही मैच डे आएगा, मैच की पिच होगी, उसमें बहुत ही मिनिमल सा शायद घास रखा जाएगा इस पिच पे।
पिच की बात मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि ये अब अभी अभी के टाइम पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बनी हुई है। जिस तरह से हेडिंगली में हमें विकेट मिला वो थोड़ा फिर भी बाउंसी पिच था, बट इतनी खास मदद उस विकेट में भी नहीं थी जैसे जैसे टाइम गुजरा। फिर दूसरा जो एजबेस्टन वाला विकेट था वहाँ तो बिल्कुल ही आप ये मान के चलिए, जो पाकिस्तान में रावलपिंडी या इधर उधर जो रोड्स बन रहे थे, पिचेस बन रही थी, उस तरह की पिच वो नज़र आई मुझे तो। बट फिर भी जो इंडियन बॉलर्स थे उन वो इतने स्किलफुल थे, स्पेशली सिराज और आकाशदीप, कि वहाँ से भी उन्होंने परचेस निकाला और इंग्लिश बैटर को परेशान किया, और एट द एंड हमने मैच भी अपनी गिरफ्त में किया वो वाला। सो यहाँ से पिच का जो है वो फैक्टर, एटलीस्ट हम एज एन इंडियन तो हम थोड़ा सा दिलचस्प जरूर है, बट वरीड नहीं है बिल्कुल भी कि कैसी पिच हो। जैसी भी पिच होगी मैं तो ये बोलूँगा यार, थोड़ा सपाट की तरफ पिच होगी ना तो भी मुझे लगता है इंडिया को एज रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्लस बुमराह भी आने वाले हैं। बुमराह, सिराज, आकाशदीप, नई बॉल के साथ मुझे लग रहा है हर मैच में हम 3 से 4 विकेट लेते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद हम प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं। अगर बुमराह होंगे तो फिर वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। 40-45 ओवर के बाद भी 40 से 80 ओवर का जो फेज़ होता है वहाँ पे भी शायद हम बुमराह के होते हुए 1-2 विकेट्स वहाँ पे भी निकाल सकते हैं, जो अभी तक की हमारी प्रॉब्लम रहा है। 40 से 80 ओवर की जो बीच की गेंदबाजी है वो वाला पार्ट हो सकता है हम आगे जाके स्ट्रगल करें, ऐसा मेरा मानना है। प्लस बुमराह होगा वहाँ पे, बुमराह अगर होंगे तो मुझे नहीं लगता वो वाला भी कोई प्रॉब्लम का रहेगी इंडिया को उस वाले फेज में भी। तो मुझे नहीं लगता कोई भी पिच मिले, बट थोड़ा सा ग्रीन टॉप देख के हमें भी थोड़ा सा लगता है कि यार मैच देखने में मजे आएंगे। थोड़ा बल्ले बॉल पे अभी ऐसा लगेगा ना, बल्ले और बॉल के बीच में बल्ला थोड़ा ज़्यादा है हावी रहा है दोनों ही टेस्ट मैचेस में। अच्छे तरह से रन बन रहे हैं अपने आप को बल्लेबाज अगर थोड़ा सा भी टाइम दे आने के बाद, तो सेट होने के बाद आउट करना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है बॉलर्स के लिए। बट यहाँ पे हम थोड़ा चाहते हैं कि यार थोड़ा इवन स्टीवन रहे बॉल और बैट के बीच में, थोड़ा कंपटीशन बढ़े और अच्छा टेस्ट मैच मिले। मतलब अच्छा टेस्ट मैच इन द सेंस 250, 300, 350, 350 वाले जो टेस्ट मैच है ना, वो देखने में मुझे तो स्पेशली और सब फैंस को भी वो देखने में ज़्यादा मज़े आते हैं। सो उस हिसाब से कैसी विकेट रहेगी वो तो हम सबकी नज़रें रहती है, बट ग्रीन टॉप तो नहीं मिलने वाली है। थोड़ा सा घास रहेगा, बट गर्मी बहुत है थ्रू आउट 5 डेज। ये मान के चलिए अराउंड 30 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है, जो कि एजबेस्टन में अराउंड 18 से 22 डिग्री के बीच में था। पाँचों दिन 18, 17, 20, 21, 22 से ऊपर टेम्परेचर नहीं गया था। तो यहाँ पे 30, 29, मे बी 31, मे बी अभी तक तो मुझे लगता है 30 ही वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा है कि पाँचों दिन अराउंड 30 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो ये मान के चलिए आपकी पिच में सूखापन तो आएगा। और जहाँ पे 5वें दिन की बात की जाए, मुझे ऐसा लग रहा है इस टेस्ट मैच की इस वाली विकेट पे चौथे दिन भी स्पिनर्स को मदद मिलेगी। और यहीं से हमारा आ जाता है अगला सवाल कि प्लेइंग 11 क्या होगी। इंग्लैंड की तरफ से मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ चेंजेस होंगे बाकी बल्लेबाजी क्रम में या फिर स्पिन डिपार्टमेंट में। शोएब बशीर के साथ हो जाएंगे शायद, और अच्छा भी ठीक ठाक किया है जितनी जिस हिसाब की मदद है, क्योंकि कुछ भी नहीं था विकेट्स में उनके लिए तो वो रहेगा। मुझे मेरे ख्याल से एक चेंज या 2 चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ब्रायडन कार्स अच्छे लगे हैं पिछले टेस्ट मैच में, बट यहाँ पे जो इनके जॉस टंग है उनको तो मुझे लग रहा है रिप्लेस करते हुए नजर आएंगे इनके गस एटकिंसन। उनका स्पेशली इस लॉर्ड्स के ग्राउंड पे रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है, आप काफ़ी अच्छा करते हुए आ रहे हैं। बैट से भी ठीक ठाक वो अच्छा सहयोग करते हैं, तो वो मुझे लग रहा है अंदर आ जाएंगे। और जोफ्रा आर्चर अगर आते हैं तो मुझे लग रहा है ज़्यादा चांसेस है उनका क्रिस वॉक्स के जगह पे आना, क्योंकि दोनों टेस्ट मैचेस में बहुत ज़्यादा गेंदबाजी कर ली है और एज की सही साइड पे वो नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको रेस्ट करवाएगा इंग्लैंड, बजाय इसके कि यहाँ पे इनको बिल्कुल ही ड्रेन कर दिया जाए और बाकी दोनों टेस्ट मैचेस के लिए आप क्रिस वॉक्स को खो दो, इस तरह से वो थक जाए। और दूसरी चीज़, रेस्ट भी बहुत कम, ऑलमोस्ट 2-3 दिन का रेस्ट ही आपको मिलेगा इन दोनों टेस्ट मैचेस के बीच में, दूसरे और तीसरे में। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है जोफ्रा आर्चर का भी इंक्लूजन हो सकता है, बट गस एटकिंसन तो मैं इस मैच में आते हुए पक्का देख रहे हैं, चाहे वो ब्रायडन कार्स की जगह आ जाए या फिर
आपके जो स्टंग की तरफ आ जाए। बाकी प्लेइंग 11 मुझे लग रहा है एटलीस्ट इस टेस्ट मैच के लिए तो इंग्लैंड सेम ही रखेगा। वो बाकी आपको कल पता लग भी जाएगा, कल ही के दिन अनाउंस कर देगी इंग्लैंड तो अपनी प्लेइंग 11। अब आ जाती है जी बात इंडिया की तरफ से कि इंडिया क्या प्लेइंग 11 यहाँ पे खिला सकता है। मेरा क्या मानना है, मैं 2-3 ऑप्शन रखूँगा, जो भी आपको समझ आए वो आप अपनी भी राय दे सकते हैं उसके बारे में। पहली चीज़ तो है बल्लेबाजी में मैं कुछ भी बदलाव नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है ये अगर आप टेस्ट मैच और दे देंगे करुण नायर पे, बाकी तो आपको ही पता है सेम ही रहने वाले, एक ही स्पोर्ट है यहाँ पे ऊपर की बल्लेबाजी में, वो है करुण नायर। क्योंकि यहाँ पे अगर उनको आप नंबर 3 से बाहर कर दोगे ना, फिर यार थोड़ा सा तो सही नहीं होगा। बंदे ने इतने सारे रन्स बनाए हैं डोमेस्टिक सर्किट में, आप उनको थोड़ा तो एक एक्स्ट्रा चांस देना चाहोगे, और वो मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट देगा भी, अच्छे से ट्रस्ट करके उन पे वो भरोसा दिखाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और करुण नायर को शायद ये टेस्ट मैच और मिल जाएगा। अगर इसमें भी उनके रन नहीं आए तो फिर टाटा बाय बाय है, क्योंकि फिर पीछे आपके इतने सारे प्लेयर्स वेट कर रहे होते हैं आजकल कि आपको वो रन्स वो सारे चांसेस नहीं मिलते बिना रन बनाए। टू बी ऑनेस्ट 3 टेस्ट मैच अगर आपको मिल रहे हैं, अगर आप उन पे 100 रन भी नहीं बना पाओ, 100-150 रन भी, एक पारी जो जिनमें से 2 पिचेज बहुत ही फ्लैट रही है, और ये वाली पिच भी ऐसी नहीं होने वाली कि जहाँ पे बैटिंग करना ज़्यादा आसान ना हो। ठीक ठाक अगर आप अपने आप को अप्लाई करोगे यहाँ पे भी 50-60-70 रन आप अपनी एक पारी में आराम से बना सकते हो, ये चीज़ हो जाएगी। तो करुण नायर मेरे हिसाब से इस मैच में भी खेलते हुए नजर आएंगे, और उम्मीद यही करते हैं कि हम इस टेस्ट मैच में वो अच्छा करें और एक उनको और लॉन्गर रन दिया जाए टेस्ट करियर में। उसके बाद नंबर 5 तक कोई बदलाव नहीं है। नंबर 6 पे नीतीश रेड्डी मैं इस टेस्ट मैच में उनको रखूँगा, क्योंकि ये 3 फास्ट बॉलर्स आपके हो गए। प्रसिद्ध कृष्णा ऑब्वियसली बाहर जाएंगे, जसप्रीत बुमराह उनकी जगह अंदर आएंगे, और नीतीश रेड्डी अब आ जाती है। कुछ लोग बोल रहे हैं शार्दुल ठाकुर को आप अंदर ले आइए। देखिए जी, पहली बात तो शार्दुल ठाकुर उस कैलिबर के बैट्समैन नहीं है जो आपको बैटिंग नीतीश रेड्डी करके दे सकते हैं। सॉलिड बैटर आते हैं नज़र आपको, और प्लस जो दूसरा मेरा रीज़न है कि किसी भी कंडीशन में 4 पेसर्स आपके पास होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उसका एक मैं और एग्जांपल भी दूंगा। आपका चौथा जो पेस बॉलर होता है ना, वो अंडर बोल्ड ही जाता है, मतलब उसको उतनी गेंदबाजी नहीं मिलती है या उसको इतनी गेंदबाजी नहीं करनी पड़ती है अनटिल और अनलेस सामने वाली टीम 150 ओवर खेल जाए, 120-130 ओवर खेल जाए, जो कि इस केस में मुझे नज़र नहीं आ रहा है इस सीरीज़ में। इस टीम के साथ स्पेशली जो बैच बॉल रहा है, वहाँ पे इंग्लैंड 100-110 ओवर से ज़्यादा खेलती ही नहीं है, तो इररेलेवेंट हो जाता है यहाँ पे आपका चौथा जो बॉलर ना। स्पेशलिस्ट बॉलर आपको नहीं चाहिए यहाँ पे इन कंडीशंस में एज ए फास्ट बॉलर। हाँ, 4 ही बॉलर्स के साथ जा रहे हो, चारों ही पेसर आपको चाहिए, तब मैं समझ सकता हूँ शार्दुल ठाकुर। बट यहाँ पे मेरे हिसाब से 3 फास्ट बॉलर प्लस नीतीश रेड्डी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा, आप ये मान के चलिए जो है टीम का बैलेंस अच्छा बनेगा इससे, और आप नीतीश रेड्डी पे थोड़ा ट्रस्ट करके उनकी गेंदबाजी को भी देखेंगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी गेंदबाजी में निखार आएगा। जैसे जैसे वो इस लेवल पे हाई प्रेशर गेम्स में बॉलिंग करते हुए जाएंगे, 5 ओवर, 6 ओवर, 8 ओवर, 10 ओवर जितने भी कर पाते हैं पूरे मैच में दोनों पारियों की मिला के, उनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो नंबर 6 पे मैं नीतीश रेड्डी या रविंद्र जडेजा ऊपर आ जाए, नंबर 7 पे नीतीश रेड्डी चला जाए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नंबर 8 पे आ जाती है जी बात कि आप वॉशिंगटन सुंदर को खिलाओगे या कुलदीप यादव को। कुछ तो भाई साहब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि नीतीश रेड्डी की जगह कुलदीप यादव को खिला रहे, मतलब यार कौन से सेंस में आप 3 स्पिनर, यार कहाँ पे खेल रहे हो आप, जहाँ पे आपको 3 स्पिनर्स की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब मुझे ऐसा समझ नहीं आ रहा है। वहाँ पे 3 स्पिनर्स, फिर आपको अगर बॉल ज़्यादा थोड़ी बहुत भी हरकत करने लग गई तो नीतीश रेड्डी आपके पास होंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन तो होगा सीम बॉलिंग का, पेस बॉलिंग का एक ऑप्शन तो होगा मीडियम पेस का, कि आप 4-5 ओवर निकाल के अपने बॉलर्स को रेस्ट दे सकते हैं, फिर से उनको रोटेट करके फिर से लेके आ सकते हैं, और वो आपको विकेट टेकिंग बॉलर भी है यार नीतीश रेड्डी इन कंडीशंस में। तो ये 3 स्पिनर्स वाली तो बिल्कुल ही बात खराब है। कुलदीप यादव या वॉशिंगटन सुंदर, यहाँ पे देखो मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ टू बी ऑनेस्ट कि किसको खिलाया जाए। अगर मैं बात करूँ लॉर्ड्स की इस विकेट का पिच का, तो
मदद तो मिलती है इस विकेट पे आपको, चौथे पांचवें दिन एज ए स्पिनर आपको मदद मिलती है। बट क्या आपको बल्लेबाजी नहीं चाहिए फिर वॉशिंगटन सुंदर की? मुझे ऐसा लगता है वो भी चाहिए आपको। अगर थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई विकेट में तो आपको वो बल्लेबाजी भी चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है बुमराह इस टेस्ट मैच में है, आकाशदीप फॉर्म में है, सिराज है। ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद हमें कुलदीप की बॉलिंग की ज़रूरत ना पड़े, शायद। मैं गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि सेफर साइड में जाना चाहूँगा। सेफ आप कब फील करते हो? जब आपके पास नंबर 8 पे एक प्रॉपर टेक्निक वाला बैटर हो, जो अगर स्पिन की ज़रूरत पड़े थोड़ी बहुत तो डाल ले। क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर की भी। थोड़ी बहुत जो स्पिन की ज़रूरत पड़ेगी वो जडेजा डाल लेंगे। और अगर चौथे पांचवें दिन विकेट में मदद हुई तो वहाँ पे फिर आपका वॉशिंगटन सुंदर भी पिच को अगर थोड़ा रफ क्रिएट हो जाए तो वो भी डाल सकते हैं। तो नंबर 8 पे मुझे ऐसा लग रहा है, मैं इस मैच के लिए तो स्पेशली जाना चाहूँगा कुलदीप यादव के साथ, वॉशिंगटन सुंदर के साथ। आने वाले मैचेज में अगर यहाँ पे इंडिया, ऐसा चाहते तो नहीं, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है, ड्रॉ तो नहीं होने वाला ये टेस्ट, तो शायद हम कुलदीप यादव को चांस दे सकते हैं। बट अनटिल ऑनलेस मैं चाहूँगा कि यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर ही रहे। नंबर 9 पे आपके जसप्रीत बुमराह, नंबर 10 सिराज और या आकाशदीप, नंबर 11 आपके पास सिराज। अब यहाँ पे बात आ जाती है मोहम्मद सिराज का भी जो मैनेजमेंट, वर्कलोड मैनेजमेंट है वो भी देखना पड़ेगा आपको। बंदा मैच आफ्टर मैच एफर्ट डाल रहा है, हर बॉल के पीछे बहुत ज़्यादा गेंदबाजी कर रहा है। अब ये मान के चलिए पहले मैच में आकाशदीप नहीं खेले थे, दूसरे में बुमराह नहीं खेले थे। सिराज ने दोनों टेस्ट मैचेस खेले हैं, पाँचवें दिन गेंदबाजी की है, बीच में रेस्ट नहीं मिला है। हालांकि एक डिसीजन बहुत सही था मैनेजमेंट की तरफ से प्लस शुभमन गिल की तरफ से कि सिराज को ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कराई गई। जैसा आपने देखा पाँचवें दिन थके हुए भी नज़र आ रहे थे और उनको भी पता है कि यहाँ से हमें सिराज की ज़रूरत पड़ेगी तीसरे टेस्ट मैच में। तो उस हिसाब से एक आउटसाइड चांस यहाँ पे बन रहा है कि अगर सिराज बिल्कुल ही फिट नहीं होते हैं इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बॉल फेंकने के लिए, तो शायद मुझे लगता है चांस नहीं लेना चाहिए। अर्शदीप को भी वो लेके आ सकते हैं, एक एक्स फैक्टर है उनके अंदर, डाल दीजिए यार थोड़ा। तो यहाँ पे तो आप ब्रेवरी रख ही सकते हैं इतनी। बट कुलदीप यादव का मुझे लग नहीं रहा चांस यहाँ पे। बट ये जो टीम मैनेजमेंट है प्लस गौतम गंभीर है, यू नेवर नो कि कब क्या कौन सा डाइस वो फेंक दे आपके तरफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी कंफ्यूज तो मैं हूँ, शायद टीम मैनेजमेंट भी इस प्लान को लेके हमारी तरह कंफ्यूज नहीं है। तो वो बिल्कुल क्लियर होंगे, जो भी वो करेंगे वो तो टॉस से पहले 1-2 घंटे पहले ही डिसाइड करेंगे। बट एक ही चीज़ उनको फोर्स कर सकती है इसकी तरफ, जो गर्मी है ना पाँचों दिन इस टेस्ट मैच में जो टेम्परेचर रहने वाला है, कि शायद हो सकता है जो आपका रिस्ट स्पिनर है उसको दूसरे तीसरे दिन ही परचेज मिलने लग जाए इस टेस्ट मैच में, या इंडिया पहले बॉलिंग करने पे मजबूर हो जाए। फिर वहाँ पे आप एक चीज़ सोच सकते हो कि आपको मतलब लास्ट दिन तो फिर बॉलिंग करने को नहीं मिलेगा, चौथे दिन भी नहीं मिलेगा हो सकता है। तो आपको वहाँ पे पहले दिन बॉलिंग करनी पड़ेगी और मोस्ट प्रॉब्ली तीसरे दिन बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो फिर वॉशिंगटन सुंदर का बॉलर की तरफ तो रोल ख़त्म हो जाता है मोस्टली। तो वहाँ पे आप कुलदीप यादव के बारे में सोच सकते हो। बाकी टीम मेरी सेम होने वाली है, बुमराह आ जाएंगे प्रसिद्ध कृष्णा की जगह। एक ही चीज़ चेंज मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, उसके अलावा वो है कुलदीप यादव वॉशिंगटन सुंदर की जगह आ सकते हैं। नहीं, नीतीश रेड्डी की जगह यहाँ पे आप चाहोगे कि एक प्रॉपर बैटर खिला ले, तो वो भी गलती होगी, क्योंकि आपको एक पेसर इतना तो चाहिए बैकअप के लिए। हो सकता है कोई इंजर्ड हो जाए, निगल हो जाए, या एक बॉलर ज़्यादा थक जाए, स्पेशली जब आप सिराज के साथ जा रहे हो सॉरी। तो वहाँ पे एक आपको क्वेश्चन चाहिए यार कि 10-12 ओवर अगर ज़रूरत पड़े एक पारी में तो डाल दे बंदा, और वो डाल सकता है यार, वो बंदा ऐसा है। तो प्लेइंग 11 आपको ये मेरे हिसाब से यही होनी चाहिए। बाकी क्लैरिटी और मिलेगी हमें जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इंडियन टीम की तरफ से। जैसे जैसे इस टेस्ट मैच के नज़दीक हम आते जाएंगे तो और ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलेगी। प्लस यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली और होगी, बॉलर्स को हेल्प हमेशा इस लॉर्ड्स के ग्राउंड पे मिलती है। वो इसलिए कि जो यहाँ पे स्लोप है ना, स्लोप ऑलमोस्ट 8 फीट का स्लोप है, 2.5 मीटर का स्लोप। मतलब 2.5 मीटर का स्लोप आप ये मान के चलिए कि ऐसे है, मिड विकेट से वो कवर की तरफ जाता है, मिड विकेट से कवर की तरफ जाता है। तो वो उसमें डिफरेंस जो हुआ है 8 फीट का, 2.5 मीटर का। 2.5 मीटर मतलब जहाँ से ये मिड विकेट से ग्राउंड स्टार्ट हो रहा है और कवर रीजन में ये ऐसे
ग्राउंड ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ से लेके वहाँ तक का जो ये ऐसा स्लोप है ना, ये है आपका 8 फीट का, 8 फीट का। तो उस स्लोप की वजह से यहाँ पे हमेशा फास्ट बॉलर्स हो या स्पिनर्स हो, उनको हमेशा से मदद रहती है। तभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 500 600 700 रन इतने जल्दी से नहीं बनते, जो बाकी ग्राउंड्स पे अगर थोड़ी भी सपाट विकेट कर दो, आप घास हटा दो, तो बनने लग जाते हैं इंग्लैंड में। बट यहाँ पे वो वाला केस नहीं है, क्योंकि आप अगर ये ऐसा स्लोप है पिच का, आप अगर मिड विकेट से कवर की तरफ चलोगे तो ये ऐसे स्लोप में है, मतलब इतना नहीं है जितना मेरा हाथ है, बट बहुत ही मिनिमल सा है, बट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 8 फीट एक ग्राउंड के पार्ट से दूसरे ग्राउंड का वो जो है 8 फीट है ऐसे। तो मतलब आप उसका इफेक्ट पिच पे तो पड़ेगा ही, कि मतलब अगर इधर से बॉलर भाग रहा है तो स्लोप ऐसे जा रही है, मतलब बॉल सीधी जाके भी बाहर की तरफ जा सकती है। अगर उधर से बॉलर आ रहा है तो ये स्लोप ऐसे है, तो आप ये देख के चलिए कि बॉल पड़ के अंदर आ सकता है। अगर कोई आउट स्विंग बॉलर है, उसका बॉल पड़ के बाहर भी जा सकता है। तो हमेशा से डाउट रहता है बैटर्स के दिमाग में, और बैटर भी ये दिमाग में लेके चलते हैं बात कि यार मैं स्लोप की इस साइड खेल रहा हूँ, अब एंगल के साथ बॉल अंदर आएगा और हो सकता है वहाँ पे पड़ के एक बॉल आउट स्विंग हो जाए या वैसे वर्षा हो जाए चीज़। तो इस वजह से इस पिच पे बल्लेबाजी करना या इस ग्राउंड पे बल्लेबाजी करना इतना आसान का हमेशा से कभी ही नहीं रहता है। इसलिए ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेज आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, 500 600 700 रन वाले। ये एक बड़ा कारण है इसमें, जो स्लोप यहाँ पे है इस ग्राउंड के अंदर, और उससे फास्ट बॉलर्स हो या स्पिन बॉलर्स हो, दोनों को ही हेल्प मिलती है यहाँ पे। तो इंटरेस्टिंग मैच होगा, और उम्मीद यही करते हैं कि जो 1-1 हमने लेके एडवांटेज लिया है इस सीरीज़ में, उसको हम कंटिन्यू करें। और एक बार 2-1 कर दिया ना हमने, जो मतलब 2021 वाली वो जीत याद आती है, जो कोहली की कैप्टनसी में हमने जीता था वो मैच। 2 सेशन के अंदर अंदर इंग्लैंड को लास्ट डे वो आउट किया था हमने। वो उसमें सिराज की परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। ऑलमोस्ट मुझे याद आता है दोनों पारियों में 4-4 विकेट लिए थे, और मैच डिफाइनिंग, सीरीज डिफाइनिंग बॉलिंग की थी उस लास्ट सेशन में मोहम्मद सिराज ने इंग्लैंड के अगेंस्ट। मुझे ऐसा याद आता है सैम करन और मोइन अली को एक साथ आउट किया था इन्होंने, फिर जोस बटलर का विकेट लिया था और जेम्स एंडरसन का विकेट लिया था। ये 4 विकेट उन्होंने दूसरी पारी में लिए थे। पहली पारी में तो मुझे एक बेयरस्टो का तो विकेट याद आता है, उसके अलावा याद नहीं आता, शायद बेयरस्टो को तो LBW उन्होंने किया था। सो मोहम्मद सिराज एक बार फिर से एक्सपीरियंस है उनके पास इस ग्राउंड पे बॉलिंग करने का, जसप्रीत बुमराह के पास एक्सपीरियंस है, रविंद्र जडेजा के पास एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड पे खेलने का। बाकी आकाशदीप तो जिस फॉर्म में चल रहे हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता। सो अभी के लिए इतना ही है, कल फिर से मिलेंगे ग्राउंड मैच के जितना नज़दीक पहुंच जाएंगे हम, प्लेइंग 11 और उतना क्लियर हो जाएगा, बट ज़्यादा चेंजेस होने नहीं वाले हैं, इन्हीं के आसपास रहने वाले हैं चेंजेस, और मैच बड़ा ही अच्छा होगा, ये आप मान के चलिए। इंग्लैंड फंसा हुआ है क्योंकि असमंजस में है किस तरह की पिच वो दें, और इंडिया को कहाँ से वो फंसा सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी बहुत सारे सवाल हैं कि जोफ्रा आर्चर को लेके आए ना आए, क्योंकि 4 साल में ज़्यादा कुछ उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट खेला नहीं है। उस हिसाब से गस एटकिंसन मुझे ऐसा लगता है इस मैच में वापस आएंगे। बाय बाय, थैंक यू, सी यू।